तो बच्चों इसके पहले जो है हमने ट्रांसफॉर्मेशन में जो है एडवर्ब टू को हटा करके कैसे हम वाक्यों का ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके बारे में क्या है देखा था। और उसके अंदर हमने रूल फर्स्ट का अध्ययन लगभग कर लिया था। रूल फर्स्ट में बाकी नियम जो था वो एग्जांपल के साथ हमने क्या है पढ़ लिया था। अब उसमें जैसे रूल फर्स्ट में जो बचा हुआ भाग था वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो वहां क्या था, वहां पे जो है अक्सर जानने वाली बात यह है कि अक्सर जो होता है जो हमारा दैट क्लॉज है अर्थात दैट से बनने वाला जो दूसरा क्लॉज है हमारा, ठीक है, दैट से बनने वाला जो हमारा क्या है दूसरा क्लॉज है, उस दैट क्लॉज में जो है प्रायः हम कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं, क्योंकि उसके पहले आपको यही क्या है बताया गया है कि दैट क्लॉज में क्या है हमने प्रायः अगर वाक्य हमारा रहा है प्रेजेंट टेंस में तो हमने कैन नॉट का प्रयोग किया है और वाक्य हमारा पास्ट टेंस में रहा है तो कुड नॉट का प्रयोग किया है। लेकिन उसमें भी हम समझ रहे हैं ये कोई आवश्यक नहीं कि हर जगह हम केवल कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग करेंगे, ऐसा कोई शर्त नहीं है। तो उसके विषय में आपको यहां बताया जा रहा है कि उस दैट क्लॉज में हम समझ रहे हैं विल का, वुड का, डू का, डज इत्यादि सहायक क्रियाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहा है, तो उसके विषय में एक नियम है, एक एग्जांपल यहां पे दिया जाएगा कि वो एग्जांपल क्या है। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो ही इज टू प्राउड, he is too proud to listen to anyone। ठीक, अब देखिए यहां क्या दिया है, he is too proud to listen to anyone। ठीक, अब यहां पे हम भले ही हमारा ये प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है लेकिन हम कैन नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम जो अभी आपको बताया गया है विल का, वुड का, डू का, डज का, उसमें से किसी एक जो है सहायक क्रिया का हम प्रयोग करके दैट वाले क्लॉज को क्या है हम बनाएं। तो अब देखिए यहां पे वाक्य हमारा दिख रहा है क्या प्रेजेंट टेंस में और हमारे पहले क्लॉज का कर्ता दिख रहा है क्या सिंगुलर। तो जाहिर सी बात है कि हमें यहां पे डज नॉट का प्रयोग डज का प्रयोग करना पड़ेगा अर्थात डज नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बताया गया कि एक बार और सुन लें कि दैट क्लॉज में, दैट क्लॉज मतलब क्या कि दैट के बाद जो बनने वाला हमारा क्या है दूसरा क्लॉज है, उस दैट क्लॉज में हम प्रायः नॉट का जो प्रयोग है, दैट क्लॉज में जो नॉट का प्रयोग है हमने इसके पहले केवल कैन या कुड के साथ किया है, लेकिन दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग विल, वुड, डू, डज इत्यादि सहायक क्रियाओं के साथ भी क्या है हो सकता है। यह सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी में से हमने एक एग्जांपल यहां दिया है। जैसे मान लीजिए यहां हमने लिखा कि ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। अब हम जब इसका क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे यानी कि इसका हम टीएफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी जो नियम था इसके पहले का वो तो क्या है चलेगा ही। तो ही इज हो गया, अब टू को हमें बदलना होता है सो में, बदलेंगे ही तो क्या हो जाएगा ही इज सो प्राउड, क्या हो जाएगा ही इज सो प्राउड दैट, दैट करता यहां पे ही है, ही को लगाएंगे दैट ही हो गया। और देखिए वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, किसका इस्तेमाल करेंगे कर्ता सिंगुलर है, डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य हमारा किसमें है प्रेजेंट टेंस में है। फ्यूचर टेंस में होता तो क्या है विल, और अगर फ्यूचर के पास्ट में होता तो क्या कर सकते थे हम वुड का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में अतः हमें डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा कर्ता क्या है सिंगुलर है अतः किसका इस्तेमाल करेंगे डज का प्रयोग करेंगे अर्थात ही डज नॉट लिसन
टू एनीवन, टू एनीवन। अब देखिए यहां दैट क्लास का मतलब क्या, दैट के बाद आने वाला यह संपूर्ण भाग ये क्या कहा जाएगा, दैट क्लास। समझ रहा है? तो इसमें क्या है बताएगा कि नॉट का प्रयोग केवल हम कैन नॉट या कुड नॉट के साथ ही क्या है नहीं करते हैं। अक्सर हमने इसके पहले देखा है कि दैट क्लास में नॉट का प्रयोग कैन या कुड के साथ ही हुआ है, लेकिन इसका जो प्रयोग है किसका, नॉट का प्रयोग अन्य सहायक क्रियाओं के साथ भी हो सकता है, जैसे डू डज, विल वुड इत्यादि के साथ भी क्या है हो सकता है। देखिए यहां नॉट का प्रयोग किसके साथ किया गया है, डज के साथ किया गया है, डज नॉट। और वाक्य हमारा क्या हो गया, ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। या डज नॉट के जगह पे हम यहां पे चाहे अथवा करके अथवा विल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको इसके पहले बताया कि यह सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे सेंटेंस का बनावट कैसा है कि ही सो प्राउड, वो बहुत ज्यादा घमंडी है, दैट ही डज नॉट लिसन टू एनीवन, कि वह किसी की सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। तो देखिए घमंडी आदमी का स्वभाव होता है, या तो वो किसी की बात सुनता नहीं है और या तो वो किसी की बात सुनेगा नहीं। तो अगर सुनेगा नहीं तो विल से भी हो सकता है, समझ रहे हैं, और सुनता नहीं है तो भी हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे वाक्यों में क्या है कर्ता के अनुसार डज नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं और विल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहां मैंने क्या है दोनों बातों को दिखा दिया है कि ही इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट लिसन टू एनीवन, या ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट लिसन टू एनीवन। ठीक, ऐसे कर लेंगे। यहां पे ऐसे हो सकता है ही विल नॉट लिसन टू एनीवन, तो भी हमारा क्या है वाक्य सही है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हमने क्या है कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद शुरू होता है हमारा रूल 2। रूल फर्स्ट अब आपका खत्म हो चुका है, अब यहां शुरू होता है हमारा क्या रूल 2। और रूल 2 में क्या है कि यदि TOO के पश्चात प्रयुक्त होने वाला इन्फिनिटिव निगेटिव में हो। निगेटिव में हो का मतलब क्या, यानी कि निगेटिव इन्फिनिटिव का प्रयोग हो। समझ गए? निगेटिव में होने का मतलब क्या कि जो प्रयुक्त इन्फिनिटिव है वो क्या हो, निगेटिव हो। समझ रहा है? तो ऐसे हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं होता है या नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, ये रहा हमारा थ्योरी। देखिए जब थ्योरी आपको यहां इसलिए लिखी जा रही है कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए अगर कोई रूल आपका दिमाग स्लिप कर रहा है या आपके दिमाग में कोई रूल क्या है स्लिप कर रहा है, तो थ्योरी के माध्यम से क्या है हम उसे स्पष्ट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और ये बात मैंने पहले ही बता चुका है कि हमें इतना अधिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये लिखा जा रहा इसलिए क्योंकि तमाम बच्चे क्या है इस वीडियोस के माध्यम से ही क्या है नोट्स बनाते हैं, इसलिए यहां पे क्या है संपूर्ण लिखा जा रहा है। ठीक, तो क्या है कि यदि टू के पश्चात यानी कि यदि टू के बाद प्रयुक्त होने वाला इंफिनिटिव निगेटिव में हो। ठीक है, क्या कर रहा है कि यदि TOO के बाद प्रयोग होने वाला इंफिनिटिव निगेटिव में हो, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं।
अर्थात जो टी डबल ओ के बाद जो आने वाला इंफिनिटिव है वो निगेटिव में है। जैसे नॉट टू सॉल्व, नॉट टू वर्क, समझ रहे हैं, ऐसे हो, मतलब नॉट के साथ हो इंफिनिटिव जो भी हो। इंफिनिटिव का मतलब क्या, टू प्लस वर्ब और उसके पहले क्या लगाओ, नॉट लगाओ। ऐसे वाक्यों की बात यहां हो रही है। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो, यहां दिया हो ही इज टू इंटेलिजेंट, he is too intelligent not to solve all the questions, he is too intelligent not to solve all the questions। अब देखिए टी डबल ओ के बाद जो आने वाला क्या है, इंफिनिटिव है, वो निगेटिव में है। निगेटिव होने का मतलब क्या, नॉट टू सॉल्व, निगेटिव में हुआ कि नहीं हुआ है, निगेटिव में है। तो अब जब ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य अगर क्या है, प्रेजेंट टेंस में है तो कैन का प्रयोग करेंगे, वाक्य पास्ट टेंस में है कुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, ये बात है। अब यहां जब हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे ही इज सो इंटेलिजेंट, he is so intelligent, he is so intelligent that हो गया, कर्ता हमारा ही है, that he can, नॉट लगाएंगे, that he can solve, ठीक है, वर्ब को तो लगाना है ना, केवल नॉट नहीं लगाना है क्योंकि छोड़ना होता है हमें, that he can solve all the questions। यानी वाक्य हमारा क्या हो गया, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। समझ रहा है, समझ में आ गया। अब ऐसे वाक्य हमें जहां जहां मिलेंगे उनका ट्रांसफॉर्म करते समय हम उनमें कैन के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वो तो लिखा गया है कि यदि टी डबल ओ के बाद प्रयोग होने वाला इंफिनिटिव निगेटिव में हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब टी डबल ओ के बाद जो आया है वो क्या है, निगेटिव में है, साफ साफ दिख रहा है हमें। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद जो आने वाला क्या है, इंफिनिटिव है, वो क्या है, वो निगेटिव में हो। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स में तभी कर सकते हैं जब टी डबल ओ भी हो, उसके साथ एडजेक्टिव भी हो और उसके साथ क्या हो, इंफिनिटिव हो, भले ही वो इंफिनिटिव पॉजिटिव में हो या फिर निगेटिव में हो, लेकिन होना चाहिए। समझ रहा है। अब देखिए रूल थर्ड शुरू होता है हमारा। रूल थर्ड, यदि वाक्य का कर्ता, यदि वाक्य का कर्ता, यदि वाक्य का हमारा जो कर्ता है, यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार है। बेजानदार का मतलब क्या, लाइफलेस, जानते ही है, यानी कि निर्जीव, लाइफलेस। यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार है तो उस वाक्य में आए हुए वाक्यांश फार्मी को आई में, फॉर हिम को ही में, ठीक है, फॉर हिम को ही में, ठीक, फॉर अस को वी में, फॉर देम को ते में बदल देते हैं।
बदल देते हैं, बदल देते हैं। क्या बोला गया कि यदि वाक्य का कर्ता जो सब्जेक्ट है वो इट अथवा बेजानदार है अर्थात लाइफलेस है, निर्जीव है, वही समझ रहा है, तो उस वाक्य में आए हुए वाक्यांश, ठीक है, फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में क्या है, बदल देते हैं। ठीक, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव आया रहेगा उसका सब्जेक्टिव हमें लगा लेना है। जैसे मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्टिव इस्तेमाल कर लेंगे। हिम ही का ऑब्जेक्टिव है तो इस ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही होगा। ऐसे ही यहां अस है, वी का ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे ही जेम है, दे का ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव दे इस्तेमाल कर लेंगे। समझ रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल है हमारा दिस ट्री, या हाँ दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, टू क्लाइंब क्या दिया है, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब बच्चों को देख करके यह एग्जाम्पल थोड़ा शौक लगा होगा कि यहां ट्री की बात हो गई, तो ट्री तो भाई सजीव में आता है, लेकिन यहां इस सेंटेंस में कहां यह सिद्ध हो रहा है कि हमारा जो ट्री है वो जीवित है या फिर क्या है, मरा हुआ है। अर्थात जो हमारा पेड़ है ये जिंदा है या फिर सूखा हुआ है। क्या सेंटेंस से स्पष्ट हो रहा है, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। क्या जो वर्ड ट्री है, ट्री से प्रूफ हो रहा है क्या कि ट्री यहां पे हरा भरा है, या फिर ट्री के पहले लिखा है क्या, ग्रीन ट्री लिखा है, नहीं। अर्थात यहां सूखे हुए पेड़ की बात हो रही है, क्योंकि अगर पेड़ अगर क्या है, जिंदा रहता, हरा भरा रहता, तो इस रूल का वो खंडन कर देता। क्यों, क्योंकि यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार है, या तो यहां कर्ता के रूप में इट आना चाहिए, या तो जो कर्ता के रूप में आया वो क्या हो, लाइफलेस हो। तो यहां अगर ट्री वर्ड क्या है, इंडिकेट कर देता कि यहां ट्री क्या है, जिंदा है, तो इस रूल का ये खंडन कर देता। अर्थात इस वाक्य को हम इस रूल से नहीं कर सकते थे, लेकिन ये ट्री प्रूफ नहीं कर रहा है कि ट्री हमारा जिंदा है या फिर सूखा हुआ है। ठीक, तो अर्थात क्या, यहां जो ट्री है वो क्या है, बेजानदार है, लाइफलेस है। और जो पेड़ है वो सूखा हुआ है। दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। क्या कोई सूखे पेड़ पर नहीं चढ़ता क्या, या सब कोई केवल हरे पेड़ पे चढ़ता है क्या? अरे भाई सूखा हुआ पेड़ भी है तो भी उसकी टहनी काटनी है तो भी तो हम चढ़ते हैं उस पे ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी सूखे हुए पेड़ को मान करके लिखा गया है, तो सूखे हुए पेड़ को मान कर लिखा गया तो ये एग्जाम्पल सही है, तो हम इसे करेंगे। समझ रहे हैं ये बात। दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। देखिए वाक्यांश क्या आ गया, फॉर मी आ गया। अब जब हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस ट्री इज सो हाई, दिस ट्री इज सो हाई, ठीक है, दिस ट्री इज सो हाई दैट, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। देखिए सेंटेंस में क्या मिल गया, एडवर्ब टू मिल गया, हाई ऊंचा, एडजेक्टिव मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया, इन्फिनिटिव भी मिल गया। अर्थात इसका भी हम ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करेंगे, कॉम्प्लेक्स में ही करेंगे, दो क्लास होंगे। ठीक, तो दिस ट्री इज सो हाई दैट फॉर मी के लिए क्या करना इस्तेमाल, आई, दैट आई करता, ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, कैन नॉट लगाएंगे, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। अब देखिए एक्चुअल में आपको क्या मिल रहा है यहां कि ऐसे वाक्यों में जो ये वाक्यांश आए रहते हैं, यह दूसरे दैट क्लॉज के कर्ता के रूप में क्या है, आए रहते हैं। या सीधे हम इसको ऐसे कह लें कि जो यहां वाक्य में आया हुआ वाक्यांश रहता है
वो दैट क्लॉज के कर्ता के रूप में क्या है, आया हुआ रहता है। समझ में आ गया? ठीक, अब ये हो गया हमारा क्या, दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, कि यह पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पे चढ़ नहीं सकता। समझ रहा है? तो ये जो वाक्यांश है, यह असल में दूसरे क्लॉज को कर्ता प्रदान करने के लिए ही क्या है, लाया गया रहता है। क्योंकि जो फॉर के साथ इसमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, उसका सब्जेक्टिव केस ही क्या है, यहां कर्ता के रूप में क्या है, इस्तेमाल कर लेते हैं दूसरे क्लॉज। समझ रहे हैं? तो वाक्य हमारा ऐसे हो जाता है, दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। दूसरा क्या है, बोलिए, इसमें दिया हुआ दूसरा हमारा, इट इज, इट इसका तो देखे हैं, एक पास्ट का देखिए, इट वॉज टू हॉट, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, टू गो आउट, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। क्या था, इट वॉज टू हॉट, कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, फॉर हिम मीन्स क्या, उसके लिए, टू गो आउट मीन्स क्या, बाहर जाने के लिए। इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। देखिए, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, इन्फिनिटिव भी है कॉम्प्लेक्स में ही करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका भी हम टीएफ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज सो हॉट, इट वॉज सो हॉट, इट वॉज सो हॉट दैट, फॉर हिम है तो फॉर हिम के लिए करता क्या इस्तेमाल करेंगे, ही इस्तेमाल करेंगे, दैट ही हो जाएगा। ठीक, इट वॉज सो हॉट दैट ही हो गया, ही। अब क्या, वाक्य हमारा पास्ट में है, कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इट वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट, दैट ही कुड नॉट गो आउट कर सकते हैं। वाक्य हमारा हो गया, इट वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट गो आउट, कि इतनी अधिक क्या थी, गर्मी थी कि वह बाहर नहीं जा सकता था। समझ में आ गया? किसी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां तक आपने क्या है, रूल थर्ड को भी कवर कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद का जो नियम है काफी लंबी है, तो हम क्या है, आज की पढ़ाई यही तक समाप्त करेंगे, और इसके बाद जो अगले नियम है उनका अध्ययन हम क्या है, बीते कल अगले वीडियोस में कर लेंगे। फिलहाल आई होप आप लोगों को यहां तक का क्या है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया ही होगा, और किसी को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो आप इसे क्या है, आप इसे शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने क्लास 12 की संपूर्ण इंग्लिश सब्जेक्ट की क्या है, जानकारी हासिल करते रहेंगे। देखिए, मेरा इस YouTube चैनल को शुरू करने के पीछे केवल एक ही मोटिव है कि तमाम ऐसे बच्चे हैं जो या तो डिस्टेंस होने की वजह से, या तो अपने घर की इकोनॉमिकल कंडीशन के चलते ऑफलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे सभी बच्चे इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी संपूर्ण पढ़ाई कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए आपका ये YouTube चैनल क्या है, शुरू किया गया है। इसका मुख्य मोटिव केवल यही है, क्योंकि तमाम पढ़ने वाले बच्चों को भी हमने देखा है कि उन्होंने अपने मुंह से ये सब निकाला है कि सर आर्थिक बर्डन क्या है, अधिक बढ़ जा रहा है। समझ रहे हैं? आर्थिक बर्डन बढ़ जा रहा है मतलब क्या, कि उन्हें पैसे की समस्या है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से और भी क्या है, इस YouTube चैनल को शुरू किया गया, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वे अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के चलते अपनी पढ़ाई से वंचित न हो जाएं। यही मेरा क्या है, मुख्य मोटिव है। तो इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, और इसके आगे का टॉपिक जो है हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपनी आगे की पढ़ाई इस YouTube चैनल के माध्यम से करते रहें।